हेलो गाइस, हम कर रहे हैं द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 और ये है इसका पार्ट नंबर 5 4 पार्ट पहले अपलोड कर चुका हूं, आपने देख लिए होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट नंबर 5, जिसका आज का टॉपिक है ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ऑनर्स। नॉन ऑनर्स यानी कि ऐसे लोग जिनके पास ऑनरशिप नहीं है, किसी गुड्स का टाइटल नहीं है, मालिकाना हक नहीं है, तो क्या वो किसी गुड्स को किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं? ये पेन अगर मेरा नहीं है, इसकी ओनरशिप मेरे पास नहीं है, तो मैं किसी और को कैसे बेच सकता हूं? ये डिजिटल बोर्ड अगर मेरा नहीं हो तो मैं किसी और को कैसे बेच सकता हूं? कोई कार मेरी अगर नहीं है तो मैं उसकी ओनरशिप किसी और को कैसे ट्रांसफर कर सकता हूं? आया, बस यही टॉपिक है। यहां पर सेक्शन नंबर 27 से लगाकर 30 तक हम कवर करेंगे आज के इस पार्ट के अंदर। यहां पर एक लैटिन मैक्सिमा है, एक लैटिन वर्ड है जो बहुत फेमस है, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। इसका मीनिंग वो है नेमो डेट क्वाड नॉन हैबिट। सर ये क्या है? लैटिन है ना, इंग्लिश थोड़ी है। नेमो डेट क्वाड नॉन हैबिट, इसका मतलब होता है नो वन कैन गिव व्हाट ही हैज नॉट गॉट। कोई व्यक्ति वो नहीं दे सकता जो उसके पास नहीं है। यस, तो अगर आपके पास किसी गुड्स का टाइटल नहीं है तो आप किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्योंकि आप उसके ओनर नहीं हो, आप हो गए नॉन ओनर्स। आइए फटाफट से पढ़ते हैं। सेल बाय पर्सन नॉट द ओनर, सेक्शन नंबर 27 स्टार्ट होता है यहां से कि सेल करना उस व्यक्ति द्वारा जो किसी गुड्स का टाइटल का ओनर नहीं है। द ट्रांसफर ऑफ टाइटल इज सो दैट द सेलर कैन नॉट ट्रांसफर अ बेटर टाइटल टू द बायर फॉर गुड्स। जो उसके पास हक है वो उससे अच्छा हक आगे कैसे ट्रांसफर कर सकता है? ओके, देन ही हिमसेल्फ हैज। इफ द सेलर इज नॉट द ओनर, अगर सेलर किसी गुड्स का ओनर नहीं है, देन द बायर आल्सो विल नॉट बिकम द ओनर, तब बायर भी उस गुड्स का ओनर नहीं होगा। अगर मैं कोई गुड्स ऐसा बेच देता हूं जिसका मैं ओनर नहीं हूं, तो सेलर ओनर नहीं है, तो जिसको बेचा गया यानी कि जो बायर है वो भी उस गुड्स का ओनर नहीं हो सकता। आइए हम इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। वो रहा ये, मान लेते हैं ये है मिस्टर ए और ये है चोर, है ना, और ये क्या कर रहा है? चोर है, और ये गुड्स सेल कर रहा है मिस्टर बी को, जो कि है बायर। ठीक है, मान लेते हैं भले इनोसेंट बायर है, इसको पता नहीं है कि ये गुड्स चोरी का है, लेकिन चोर जो है इसको सेल स्टोलन गुड्स, चोरी का सामान बेच देता है। क्या जो गुड्स इसको बेचा गया है मिस्टर बी को, हाँ, वो इसका ए का है, चोर का है? क्या इसके पास ओनरशिप है इस गुड्स की कि नहीं? सर, सेलर जो है वो तो चोर है, उसके पास जो गुड्स बेच रहा है उसकी ओनरशिप नहीं है, तो फिर इस गुड्स की ओनरशिप मिस्टर बी को भी ट्रांसफर नहीं हो सकती। अब जो असली ओनर है, रियल ओनर है इस गुड्स का, वो अगर उसको पता लग जाए तो वो उस गुड्स की रिकवरी लीगली बी से वापस कर सकता है। बी बोलेगा सर मुझे तो इससे नुकसान हो गया, तो भैया ऐसा गुड्स परचेज किया ही क्यों जो आपको पता था कि उसका ओनरशिप सामने वाले सेलर के पास में है ही नहीं। यही लिखा हुआ है नोट, बी बाय गुड्स इन द गुड फेथ। बी ने बिल्कुल गुड फेथ में बाय किया है। बी को हो सकता है पता भी नहीं हो कि वो चोर है, उसने अच्छे से, बढ़िया बेचने वाला बढ़िया ढंग का आदमी होगा, इस फेथ से बाय किया था। बी विल गेट नो टाइटल टू दैट, बट बी को उसकी गुड्स की ओनरशिप नहीं मिलेगी। द ट्रू ओनर हैज अ राइट टू गेट बैक हिज गुड्स फ्रॉम बी। जो रियल ओनर है, ट्रू ओनर है, वो बी से अपना गुड्स वापस ले सकता है, क्योंकि बी के पास जो गुड्स पड़ा है उसकी ओनरशिप रियल ओनर के पास में है, इस सेलर के पास में, चोर के पास में नहीं है। अब इसके बहुत सारे एक्सेप्शंस हमको देखने पड़ते हैं जो आगे हम पढ़ेंगे। देखो, अगर ये हो गया ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि इससे तो बहुत ज्यादा इनोसेंट बायर जो वो फंस जाएंगे। एक इनोसेंट बायर जिसको नहीं पता है, उसने अपने हिसाब से पूरा चेक कर लिया और उसको लग रहा है कि सामने वाले ने उसको सेटिस्फाइड कर दिया कि बिल्कुल वो उसी का गुड्स है और वो ट्रांसफर कर रहा है, तो ऐसे तो ना जाने कितने सारे बायर जो है वो लॉस में हो जाएंगे। वो पैसे दे देंगे और इधर से रियल ओनर गुड्स लेके चला जाएगा। तो एक ऐसा नया ही ग्रुप जालसाजी स्टार्ट हो जाएगी कि बढ़िया से एक इनोसेंट बायर को फंसाओ, मैं उसको बेचूंगा, फिर बोलूंगा ये तो मेरा गुड्स नहीं था, तू जाके बोल देना कि ये मेरा गुड्स था, उससे ले लेंगे पैसे, मेरे पास गुड्स तेरे पास, मामला खत्म। ऐसे लोग मिलकर के ग्रुप बना के लोगों को ठगने लग जाएंगे। यस, तो इसीलिए इनोसेंट बायर अगर है तो कुछ एक्सेप्शंस भी है। उस केस में भले ही टाइटल नहीं था, फिर भी गुड्स की ओनरशिप बायर को मिल जाएगी। वो एक्सेप्शंस क्या है, अपवाद क्या है, वो हम पढ़ते हैं आगे। ठीक है, चलिए देखो, ये है एक्सेप्शंस। इस केस में भले ही सेलर के पास ओनरशिप नहीं है, फिर भी बायर को ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी, क्योंकि वो इनोसेंट बायर माना जाएगा। और भले ही
ट्रांसफर ऑनरशिप नहीं हुई है लेकिन फिर भी उसकी ऑनरशिप मान ली जाएगी, रियल ऑनर फिर गुड्स वापस ले नहीं सकता। अब ये ओनली इन केसेस में ही हो सकता है, इन केसेस में ही एक्सेप्शन है, इनके अलावा जो हमारा मेन रूल है वो काम करेगा कि ऑनरशिप अगर नहीं है तो गुड्स ट्रांसफर नहीं होगा, ऑनरशिप भी ट्रांसफर नहीं होगी। तो ये एक्सेप्शंस कौन कौन से? द प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इनोसेंट बायर। इनोसेंट बायर जो है उसका जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहां पर एक्सेप्शन दे रखी है टोटल 8। आइए वन बाय वन हम इन एक्सेप्शंस को अच्छे से करते हैं। सबसे फर्स्ट एक्सेप्शन आती है सेल बाय अ मर्केंटाइल एजेंट। अब देखो मेरा कोई एजेंट है, वो अगर मेरी तरफ से कोई गुड सेल कर रहा है, अब उस एजेंट के पास में ओनरशिप है या मेरे पास में ओनरशिप, मान लेते हैं टीवी एसी का शोरूम है, ठीक है, और मैंने वहां पर एजेंट बिठा रखे हैं, बाहर मार्केट में भी घूम रहे हैं, कुछ मेरी शॉप में भी है। क्या मैंने उनको सारे गुड्स की ओनरशिप दे दी है? नहीं, ओनरशिप तो मेरे पास में है, लेकिन मेरे बिहाफ पर वो एजेंट क्या कर रहे हैं, आगे गुड्स सोल्ड कर सकते हैं। हाँ, तो ये तो एक्सेप्शन हो गया। एजेंट के पास ओनरशिप नहीं है फिर भी वो बेटर टाइटल आगे ट्रांसफर कर सकते हैं क्योंकि उन एजेंट को मैंने इजाजत दे रखी है, मैंने परमिशन दे रखी है, हमारे बीच में ऐसी सहमति कंसेंट हो रखा है। ओके, तो ये एक्सेप्शन हो गया। ओके, अपवाद हो गया जो हमारा मेन रूल था उसका। तो यहां पर अगर कोई ओनर एजेंट के थ्रू गुड्स सेल करता है और बायर अगर एजेंट से गुड्स परचेज कर लेता है तो बायर के पास में ओनरशिप यानी कि टाइटल ट्रांसफर हो जाएगा। बट यहां पर क्या होना चाहिए, इफ एजेंट हैज प्रोफेशन और कंसेंट ऑफ द ओनर, या तो एजेंट का प्रोफेशन यही होना चाहिए, वैसे एजेंट का प्रोफेशन एजेंसी का ही होता है, और इसके अलावा जो बायर है उससे सहमति ले ली हो। सेकंड नंबर, सेल वाज मेड बाय अ मर्केंटाइल एजेंट। मर्केंटाइल एजेंट मतलब इसने ही इसको नियुक्त किया है, ओनर नहीं। और सी नंबर, बायर हैज एट द टाइम ऑफ द सेल नो इंफॉर्मेशन दैट द सेलर हैड नो अथॉरिटी टू सेल। भाई ये सेलर है, इसको अपॉइंट कर लिया था इस ओनर ने, ये गुड सेल कर रहा है, सेल कर रहा है, सेल कर रहा है, सेल कर रहा है, सेल कर रहा है। एक दिन इस ओनर ने इस एजेंट को निकाल दिया काम से, लेकिन एजेंट फिर भी इसके बिहाफ पे गुड सेल कर रहा है। अब बायर को नहीं पता, बायर को तो यही पता है कि ये इसका एजेंट है ना, लेकिन बायर को ये नहीं पता कि इस एजेंट को अब निकाल दिया गया है काम से। तो इस केसेस में भी बायर को ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी क्योंकि बायर इनोसेंट है, उसको इस चीज की इंफॉर्मेशन नहीं थी कि ये जो एजेंट है वो इसकी तरफ से काम नहीं कर रहा है। ओके जी, नेक्स्ट नेक्स्ट आता है सेकंड एक्सेप्शन, सेल बाय ओनर ऑफ द जॉइंट ओनर, सेक्शन नंबर 28। ये क्या कहता है, जैसे ये है ए, ये है मिस्टर ए, ये मिस्टर बी और ये मिस्टर सी, तीनों ने पैसे मिलाए और मिला करके एक डिजिटल बोर्ड परचेज कर लिया। मान लेते हैं तीनों टीचर हैं और सोच रहे हैं कि हम मिलकर के जो है इस डिजिटल बोर्ड पे क्लासेस लेंगे, और इस डिजिटल बोर्ड को जो है वो सी के पास रख दिया। सी जो है उसके घर पे इसको डिजिटल बोर्ड को जो है सेटअप करवा दिया और बोला कि यही स्टूडियो बनाएंगे और यहीं पर हम जो है इससे काम करेंगे। ओके, ठीक। अब जो सी है, सी ने क्या किया, इस डिजिटल बोर्ड को आगे सेल कर दिया, किसको, मिस्टर पी को। तो इस केस में जॉइंट ओनरशिप के केस में कोई एक को ओनर आगे अगर गुड्स को सेल कर देता है तो बेटर टाइटल ट्रांसफर हो जाएगा। देखो लिखा हुआ है, बट ये कंडीशन ये है कि पी को ये पता नहीं होना चाहिए कि ए और बी से सहमति सी ने नहीं ली है और ए और बी जो है इसके जॉइंट ओनर है, इसके बारे में बायर को कोई इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, पी को कोई इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, पी इनोसेंट बायर होना चाहिए, तब जो है ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। विद द कंसेंट ऑफ बी एंड सी, डिजिटल बोर्ड वाज केप्ट इन द पोजीशन ऑफ ए। बी और सी ने सहमति से ए के पास में, यहां पर ए का बोल रहे हैं, मान लेते हैं, मतलब ये ए है, ये बी है, ये सी है। बी और सी की सहमति से डिजिटल बोर्ड जो है वो किसके पास में पड़ा है, ए के घर पे पड़ा है, और ए ने क्या किया, ए सेल द डिजिटल बोर्ड टू पी, ए ने पी को सेल कर दिया। पी हु बायज इन गुड फेथ, और पी ने जो है अच्छे गुड फेथ में बाय किया है, उसको पूरा विश्वास था कि ए का ही डिजिटल बोर्ड है, उससे मैं खरीद रहा हूं, तो उसको बी और सी के बारे में जानकारी नहीं थी, तो यहां जो है ट्रांसफर हो जाएगा टाइटल बायर को पी को। ओके, तो फर्स्ट क्या था आपका, अब याद रखना एक्सेप्शन, फर्स्ट था मर्केंटाइल एजेंट वाला सेक्शन नंबर 27, सेक्शन नंबर 28 हो गया आपका जॉइंट ओनर वाला, और सेक्शन नंबर आता है 29 वापस, ये है सेल बाय अ पर्सन इन पोजीशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो इसका एग्जांपल समझना क्या है, ये है वाई, वाई से, वाई कौन है, ये है ओनर है किसका, इस डायमंड रिंग का, ये डायमंड रिंग है, ठीक है, इस डायमंड रिंग का ओनर कौन है, ये है ओनर वाई, ठीक है। अब एक्स क्या करता है, फ्रॉडलेंटली, मतलब धोखे से कौन, एक्स ऑब्टेन फ्रॉडलेंटली, क्या ऑब्टेन कर लेता है, ये रिंग वाई से ले लेता है एक्स, तो एक्स जो है बहला फुसला करके फ्रॉड करके वाई से ये डायमंड रिंग ले लेता है और आगे किसको बेच देता है, जेड को बेच देता है। अब जेड को इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये जो रिंग है ये फ्रॉड करके ली हुई है,
तो यहां पर जो जेड है वो इनोसेंट बायर माना जाएगा और वाई जो है वो जो रियल ओनर है वो जेड से ये डायमंड रिंग वापस रिकवर नहीं कर पाएगा। ओके, बट इसमें कंडीशन ये है कि जब ये जो एक्स है ये जेड को आगे सेल कर रहा हो तब तक ये वाला फ्रॉड वाला जो मामला है ये टर्मिनेटेड बाय वाई, टर्मिनेट नहीं कर दिया गया हो। यानी कि इसका मतलब ये है तभी फटाफट से जब भी कोई चीज गुम होती है या किसी के साथ फ्रॉड होता है तो फटाफट से एफआईआर करा देनी चाहिए। उससे ये होता है कि वो जो एग्रीमेंट है फ्रॉड वाला वो टर्मिनेट हो जाता है, और अगर एग्रीमेंट टर्मिनेट हो गया और उसके बाद में अगर एक्स सेल कर देता है जेड को तो फिर ओनरशिप जेड को ट्रांसफर नहीं होगी, फिर जेड से जो है वाई वो डायमंड रिंग रिकवर कर सकता है। लेकिन अगर ये वाला एग्रीमेंट, फ्रॉड वाला एग्रीमेंट अगर टर्मिनेट नहीं हुआ या टर्मिनेट होने से पहले ही अगर एक्स ने जेड को बेच दी फिर ये इनोसेंट ओनर माना जाएगा और टाइटल इसको ट्रांसफर हो जाएगा। ओके जी, नेक्स्ट आता है हमारा फिर सेल by one who has already sold the goods but continues in the possession thereof। ये क्या है, जैसे देखो ये है मिस्टर ए, ठीक है, ये है मिस्टर ए। मिस्टर ए ने क्या किया, लैपटॉप सेल किया मिस्टर बी को। मिस्टर बी को क्या सेल कर दिया, लैपटॉप सेल कर दिया। अब मिस्टर बी ने क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया और इसने लैपटॉप सेल कर दिया, लैपटॉप, ठीक है। और यहां पर पैसा आ गया, मान लेते हैं जो भी है 10,000 रुपए आ गए। 10,000 का तो लैपटॉप कहां से आता है, 40,000 रुपए आ गए, ठीक है, ओके। और मिस्टर ए ने मिस्टर बी को लैपटॉप क्या कर दिया, सेल कर दिया, ठीक। बट अभी भी लैपटॉप जो है वो पोजीशन में किसके पड़ा है, पोजीशन में पड़ा है मिस्टर ए की। मिस्टर ए के कब्जे में लैपटॉप पड़ा है। बी ने बोला है कि चलो ये ले पेमेंट, मैं 10 दिन बाद में आके ले जाऊंगा, या फिर मिस्टर ए ने बोल दिया है कि भाई साहब अभी अवेलेबल नहीं है, 10 दिन बाद में आके ले जाना। अब इस केस में क्या हुआ कि ये तो बेचारा 10 दिन का इंतजार कर रहा है, लेकिन उसके बीच में ही मिस्टर ए को मिल गया मिस्टर सी, मिस्टर सी मिल गया। और मिस्टर सी ने बोला मेरे को लैपटॉप चाहिए और इसके लिए मैं जो है तुमको 40,000 के लैपटॉप के 50,000 रुपए देने को तैयार हूं, यानी कि अच्छी प्राइस मिल गई इसको। तो मिस्टर ए ने क्या कर दिया, ये लैपटॉप किसको भेज दिया, मिस्टर सी को भेज दिया, और मिस्टर सी ने पेमेंट कर दिया और मिस्टर ए ने लैपटॉप की जो डिलीवरी है वो मिस्टर सी को दे दी, और मिस्टर सी ने 60,000 रुपए मिस्टर ए को दे दिए। अब ये लैपटॉप देना किसको था, डिलीवर करना था मिस्टर बी को, लेकिन मिस्टर ए ने किसी और को भेज दिया क्योंकि अच्छा पैसा मिल रहा था। इस केस में अगर मिस्टर सी को इसके बारे में प्रीवियस जो ये सेल हो चुकी है ए और बी के बारे में कोई पता नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है, इनोसेंट है, गुड फेथ में लिया गया है, तो फिर ट्रांसफर ओनरशिप हो जाएगी, मिस्टर सी को लैपटॉप मिल जाएगा। बी मिस्टर सी से वापस लैपटॉप रिकवर नहीं कर सकता। हाँ, ये बी जो है इसके ऊपर केस जरूर कर सकता है। ओके, ठीक है, यही यहां पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट आता है आपका 5th नंबर, सेल बाय द बायर ऑब्टेन पोजीशन बिफोर द प्रॉपर्टी इन द गुड्स हैज वेस्टेड इन हिम। अब देखो इसका एग्जांपल, ये मैंने लगभग कंटेंट जो है ICAI स्टडी मटेरियल से लिया हुआ है, बहुत ही अच्छे से वहां समझाया हुआ है, तो ये पूरा जो है ICAI स्टडी मटेरियल से मैंने ले रखा है। ओके, फर्नीचर वॉज डिलीवर्ड टू बी अंडर एन एग्रीमेंट दैट प्राइस वॉज टू बी पेड इन 2 इंस्टॉलमेंट। ये एक फर्नीचर वाला है, शॉप वाला है। इस शॉप वाले ने क्या किया, फर्नीचर जो है हाँ वो किसको दे दिया, मिस्टर बी को। तो मिस्टर बी कौन हो गया, बायर। मिस्टर बी को कौन हो गया, बायर हो गया, ठीक है। और ये जो फर्म है इसने क्या किया, यानी कि ये जो सेलर है इसने क्या किया, मिस्टर बी को क्या दे दिया, फर्नीचर दे दिया, फर्नीचर। और मिस्टर बी के पास फर्नीचर की पोजीशन चली गई, मिस्टर बी उसको यूज कर रहा है, लेकिन अभी तक ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है। ऑनरशिप कब ट्रांसफर हो गई, जब 2 इंस्टॉलमेंट पे कर दी जाएगी। तो यहां पर मान लेते हैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तो पे हो गई, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तो पे हो गई, ये हो गई फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। लेकिन जब सेकंड इंस्टॉलमेंट पे हो जाएगी, जब सेकंड इंस्टॉलमेंट पे हो जाएगी तब ऑनरशिप ट्रांसफर होगी। तब तक ओनली पोजीशन दे दी गई है लेकिन ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। अब मिस्टर बी ने क्या किया, मिस्टर बी के पास पोजीशन तो पड़ी थी और अभी तक ओनली फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ही पे हुई है, लेकिन सेकंड इंस्टॉलमेंट जब पे होगी फर्म को तब मिस्टर बी को ऑनरशिप मिलेगी, गुड का टाइटल मिलेगा। लेकिन मिस्टर पी ने अभी तक ओनली फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करी है और सेकंड इंस्टॉलमेंट पे करने से पहले ही ये जो फर्नीचर है ये किसको सेल कर दिया, मान लेते हैं मिस्टर जेड को सेल कर दिया। और जेड को ये नहीं पता है कि ऐसा एग्रीमेंट आगे हो रखा है कि ये जो सेकंड इंस्टॉलमेंट पे करेगा फिर ओनरशिप आएगी, फिर मुझे ओनरशिप मिलेगी। जेड जो है वो गुड फेथ में बाय कर रहा है, तो इस केस में वो ओनरशिप, वो टाइटल जेड को ट्रांसफर हो जाएगा और जेड से जो है ये फर्म वापस रिकवर नहीं कर पाएगी। ओके, इनके बीच में जो भी मुकदमा है वो चल सकता है। ओके जी, नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑफ एस्टोपल। ये क्या है देखिए, इफेक्ट ऑफ एस्टोपल देखिए क्या है। ये है बंदा मिस्टर ए, ठीक है, और ये है मिस्टर बी।
ठीक है, ये दो बंदे हैं। अब यहां पर एक है मिस्टर सी, ठीक है। अब यहां पर ये दोनों जने बैठे हैं साथ में और मिस्टर ए बोल रहा है कि ये जो हॉर्स है, हाँ ये मेरा है। मिस्टर ए बोल रहा है किसका है? मेरा है, और मैं ये तुमको बेचना चाहता हूं इतने रुपए में। मिस्टर बी बोल रहा है ठीक है, और ये मोल भाव कर रहे हैं। अब यहां पर मिस्टर सी बैठा बैठा सुन रहा है जैसे ही, और एक्चुअल में जो हॉर्स है इसका ऑनर कौन है? ऑनर मिस्टर सी है, ये ऑनर है, इस हॉर्स का मालिक है। लेकिन जब मिस्टर ए ने बोला कि ये जो हॉर्स है, ये घोड़ा जो है ये मेरा है, तब मिस्टर सी सुन रहा है और देख रहा है, लेकिन कुछ ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा है। और मिस्टर बी ये घोड़ा इसको भेज देता है ए को, मिस्टर ए जो है ये घोड़ा भेज देता है मिस्टर बी को, जबकि ऑनरशिप इसकी है, लेकिन सी कुछ भी नहीं कर रहा है। तो इस केस में जो हॉर्स की ऑनरशिप है, गुड्स की ऑनरशिप है, वो बायर को चली जाएगी, क्योंकि जो ऑनर है वो सब कुछ जानते हुए भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहा है, तो यहां पर ऑनरशिप चली जाएगी और जो मिस्टर बी है उसको गुड फेथ में इनोसेंट ऑनर माना जाएगा। ओके जी, नेक्स्ट आता है सेल बाय एन अनपेड सेलर। अब यहां पर देखिए, ये है मिस्टर ए, ठीक है। मिस्टर ए ने कोई गुड सेल कर दिया मिस्टर बी को, क्या कर दिया? गुड सोल्ड, माल भेज दिया, ठीक है। और इसको बोला कि भैया पेमेंट गुड सेल कर दिया और जो प्राइस है वो तय हो गई, है ना, भाव तय हो गए कि भैया ये जो है 10,000 रुपए का है, 10,000 रुपीज का गुड्स है, तो गुड सेल कर दिया। लेकिन पोजीशन अभी भी गुड्स की किसके पास पड़ी है? मिस्टर ए के पास पड़ी है, और अभी तक इसने पेमेंट नहीं किया है, अभी तक इसने पेमेंट नहीं किया है। बोला है कि ठीक है 10 दिन बाद में आऊंगा, 10,000 रुपए दूंगा और गुड्स ले जाऊंगा। तो अभी तक ना पेमेंट हुआ है और ना ही गुड्स जो है ट्रांसफर हुआ है, पोजीशन दी गई है। अब इस बीच में अगर मिस्टर ए के पास में कोई दूसरा ऑप्शन आ जाएगा, दूसरा कोई बायर आ जाएगा, तो ये उसको गुड सेल कर देता है, तो जो नेक्स्ट बायर होगा उसको इनोसेंट बायर माना जाएगा। ये हो गया अनपेड सेलर। नेक्स्ट आता है आपका सेल अंडर द प्रोविजन ऑफ अदर एक्ट्स। सेल अंडर द प्रोविजन ऑफ अदर एक्ट, बहुत सारे एक्ट हैं, उसके अंदर 2-3 पॉइंट हैं। इसके अंदर जो इनोसेंट बायर है उसको गुड फेथ में बाय मान करके उसको ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। एक तो आता है सेक्शन नंबर 169 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, मैम ने करा रखा है, वहां से आपने ये कवर कर लिया होगा। और एक सेक्शन आता है 176 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो एक तो सेक्शन नंबर कौन सा? 176, जो कि ये रहा आपका, और एक है आपका सेक्शन नंबर 169, जब किसी को गुड्स रास्ते में मिल जाता है, फाइंडर ऑफ गुड्स, है ना, और उसके ऊपर वो थोड़ा खर्चा कर देता है, पूरी कोशिश करता है कि ऑनर मिल जाए, उसको ट्रांसफर कर दूं, फिर भी अगर ऑनर नहीं मिलता है तो वो किसी और को बेच सकता है और फिर टाइटल ट्रांसफर हो जाएगा। और एक आता है अगर आप गुड्स सेल कर रहा है कौन? ऑफिशियल रिसीवर और लिक्विडेटर, जो कंपनी और बिजनेसेस होते हैं उनको लिक्विडेट करने के लिए एसेट्स बेच देते हैं, लायबिलिटी पेमेंट करते हैं। तो लिक्विडेटर या ऑफिशियल रिसीवर अगर आपको कोई एसेट बेच रहे हैं तो आपको ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी, क्योंकि वो एक तरह का एजेंट वाला मामला हो गया। ओके जी, ठीक। तो इसी के साथ में आज का पार्ट कंप्लीट होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट पार्ट के अंदर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।